नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। बात देहरादून की, जहां शनिवार को पहले नवरात्र के मौके पर बीजेपी के प्रदेश पार्टी दफ्तर का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑफिस का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यालय कार्यकर्ता को संस्कार देता है। 3 एकड़ जमीन पर बनने वाले बीजेपी ऑफिस को लेकर सीएम ने कहा कि भवन का निर्माण पहाड़ी शैली में किया जाएगा। शिलान्यास के बाद इसके निर्माण के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने 1.25 लाख का चेक दिया, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने 1-1 लाख का चेक सौंपा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने में सुविधा होगी और यह कार्यालय पार्टी के विकास में और पार्टी को काम में गति देने में काम में आएगा और उसमें एक सहूलियत पैदा होगी। आज वह साकार होते हुए उसकी शुरुआत हुई है। मैं फिर से आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारी कोशिश होगी कि ये पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। इसमें आधुनिक जो तकनीक है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और जो उस उत्तराखंड की भवन निर्माण शैली है कोटी बनाल का भी इसमें उपयोग किया गया है। तो ये कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय द्वारा ये उत्तराखंड उसमें प्रदर्शित हो। तो ये प्रयास है इस कार्यालय के माध्यम से। अब आपको दिखाते हैं कैसा होगा प्रदेश बीजेपी का निर्माणाधीन हेडक्वार्टर। अब आपको बताते हैं कि कैसा होगा बीजेपी के प्रदेश हेडक्वार्टर का स्वरूप। करीब 3 एकड़ भूमि पर बनने वाला प्रदेश हेडक्वार्टर की जो भवन होगा वो करीब 1.5 लाख स्क्वायर फुट पर बनेगा और इसमें 3 मंजिलें होंगी। पहले हालांकि इसको टेक्निकली रूप से 2.5 मंजिला भवन कहा जा रहा है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर करीब 16 कमरे बनेंगे। इसके अलावा जो इसका प्रथम फ्लोर होगा उसमें 21 कक्ष बनेंगे और जो सेकंड फ्लोर होगा उसमें 18 कक्ष बनेंगे, यानी कि 55 कक्ष इस पूरे भवन पर होंगे। ये जौनसार भाबर की प्रसिद्ध जो कोटी बनाल की भवन निर्माण शैली है उस शैली पर पूरी तरह से इस पूरे भवन का स्वरूप आधारित होगा। इसमें तमाम तरह की सुविधाएं इसमें होंगी। कॉन्फ्रेंस हॉल इसमें होगा, मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल एक अलग से होगा, तो वहीं एक मीटिंग हॉल भी होगा जो कम से कम 400 से 500 लोग जिसमें एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये टारगेट किया गया है कि जो बीजेपी का भवन है वो पहाड़ की शैली से युक्त हो, पहाड़ के कल्चर को टच करता हो और पहाड़ के लोगों का ये मानना है कि इससे आम आदमी का इस भवन से लगाव बढ़ेगा, लोग बीजेपी की ओर आकर्षित होंगे। ये कोशिश की गई है कि करीब साल से 1.5 साल के भीतर इस भवन का निर्माण कर लिया जाए ताकि 2022 का जो चुनावी उद्घोष होगा वो इसी जमीन से, इसी कार्यालय से किया जा सके। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी ने हाईटेक ऑफिस की नींव रख दी है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सवाल उठाए हैं। इंदिरा ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी से ऑफिस के मामले में कोई कंपटीशन नहीं कर सकती। कहा कि हाईटेक ऑफिस भी 2022 में बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं करा सकता। उनके पास पैसा है, बनाएंगे। हम उनसे कोई कंपटीशन कार्यालय में नहीं करेंगे, काम में करेंगे। कार्यालय बनाने में हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं, उसमें वो नंबर 1 आएंगे। उनका जितना बड़ा दिल्ली में कार्यालय हम कभी नहीं बना पाएंगे और हम लोग अपने काम के आधार पर और नीतिगत मुद्दों पर ही चुनाव जीतेंगे। केदारनाथ में बने हेलीपैड पर शनिवार की सुबह वायुसेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक उतरा। इस दौरान प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। चिनूक केदारनाथ में क्रैश हुए MI-17 के मलबे को लेने के लिए पहुंचा था। यहां से यह मलबा दिल्ली ले जाया गया है। MI-17 केदारनाथ में 2018 में क्रैश हुआ था। बता दें कि भारतीय सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए भारी मशीनों को भी धाम में पहुंचाया जाना है। केदारनाथ पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के कार्यों के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से पोकलैंड, JCB, डंपर और दूसरी भारी मशीनें केदारनाथ पहुंचाई जाएंगी। केदारनाथ हेली सर्विसेज एक बार फिर ब्लैक टिकटिंग को लेकर विवादों में है। केदारनाथ हेली सर्विस के लिए केवल GMVN को टिकट बुक कराने की परमिशन है, लेकिन कुछ हेली कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर ब्लैक मार्केटिंग कर अपने टिकट बनाकर बेच रही हैं। न्यूज़ 18 के पास केदारनाथ में सेवा
दे रही एक हेली कंपनी का ऐसा ही एक टिकट मौजूद है। इसके जरिए मथुरा के 3 यात्रियों को 11 अक्टूबर को केदारनाथ हवाई यात्रा कराई गई। देहरादून से खबर है, जहां झाझरा स्थित सिटी फॉरेस्ट को शनिवार से टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी झाझरा पहुंचकर सिटी फॉरेस्ट का निरीक्षण किया। राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं को इस सिटी फॉरेस्ट घुमाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को वनों, वन्य प्राणियों और प्रकृति को लेकर रुचि बढ़ेगी। बेरोजगारी के खिलाफ पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार के सिडकुल इलाके में पैदल परिक्रमा की और कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों से बातचीत भी की। हरीश रावत ने सरकार पर कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाया और कहा कि श्रम कानून काला कानून है। हरीश रावत ने सरकार से अपील की है कि सरकार उद्योगों के साथ MOU करे और खाली पड़े पदों में स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाए। मैंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि आप उन उद्योगों के साथ एक MOU करिए ताकि जितने पद रिक्त पड़े हुए हैं उन पदों में स्थानीय नौजवानों की नियुक्ति हो सके, स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो सके। रुद्रपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दौरान PCC चीफ प्रीतम सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहर समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कृषि कानून का विरोध करने के लिए कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारों का गुच्छा आकाश में छोड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि कृषि कानून किसान विरोधी है, जिससे खेती किसानों की कमर टूट जाएगी। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के विपरीत एक काला कानून देश के अंदर लाने का काम किया, जिसका किसान पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ खड़े होने का काम करे। कोटद्वार से खबर है, जहां लैंसडौन, चौबट्टा खाल समेत यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के 25,000 से ज्यादा लोगों को पेयजल सुविधा से जोड़ने वाली भैरवगढ़ी पंपिंग योजना रविवार को शुरू होने जा रही है। साल 2006 से अधर में लटकी पंपिंग योजना का काम पूरा हो चुका है और रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस योजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही इस दौरान जहरी खाल के ब्लॉक बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भैरवगढ़ी की बहुत प्रतिष्ठित जो योजना है उसके लोकार्पण के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इसके साथ साथ एक विकास खंड का भवन है, उसका लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। 2017 में हमने प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से आज वो पूर्ण हो चुकी है और इसी खुशी में हम लोग आज उसका लोकार्पण कार्यक्रम करने के लिए उनको आमंत्रित किया है। राज्य के पुलिस जवानों के लिए अच्छी खबर है। अब उत्तराखंड पुलिस के जवानों को भी हाई एल्टीट्यूड पर ड्यूटी करने पर ITBP और आर्मी की तर्ज पर अलाउंस मिलेगा, जिसके लिए IG गढ़वाल अभिनव कुमार ने पहाड़ी जिलों के सभी SP, SSP से उनके इलाके में स्थित आर्मी और ITBP के हिल अलाउंस की डिटेल मंगवाई है, जिसके बाद एक प्रपोजल बनाकर मुख्यालय और शासन को भेजा जाएगा। कर्मचारी हाई ऑल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं, उनके वेतन भत्तों में कुछ विसंगतियां हैं, जिनको दूर करने के लिए मैंने दोनों जनपद के SP से कहा है, रुद्रप्रयाग और चमोली से, कि आर्मी और ITBP के साथ एक तुलनात्मक चार्ट बनाकर और उसका एक सुविचारित प्रस्ताव भेजें। देहरादून से खबर है, जहां 1 अक्टूबर से शुरू हुए ऑपरेशन सत्य में देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस अभियान से शहर में चल रहे नशे के तस्करों पर कुछ हटकर लगाम लगाई हुई है। एक दिन में ही दून पुलिस ने 63 मुकदमे दर्ज कर 68 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें करीब 78 लाख रुपए के चरस, स्मैक, नशीली कैप्सूल के साथ नशीली गोलियां बरामद की है, जिसमें 21 सूचनाएं पुलिस को हेल्पलाइन नंबर से मिली है। देहरादून को नशे से फ्री किया जाए और बेसिकली जो लोग इसके ट्रैप में हैं उनको इससे बाहर निकाला जाए। जो इसके इलीगल कारोबार में लगे हुए हैं, चाहे वो पेडलिंग करते हैं या बड़े स्तर पर इस पर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हम लोग करें। हरिद्वार से खबर है, जहां MSP से कम दाम पर धान खरीदने और दलालों के सक्रिय होने की लगातार मिल रही शिकायत पर ADM KK मिश्रा ने कई धान क्रय केंद्रों और राइस मिलों पर छापा मारा। इस दौरान हरिद्वार में महावीर राइस मिल और बहादुराबाद में कमीशन एजेंट के धान क्रय केंद्र में धान के रखरखाव में गड़बड़ी मिलने पर सभी रिकॉर्ड खंगाले। ADM KK मिश्रा ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इन दोनों ही क्रय केंद्रों पर धान के रखरखाव और अभिलेखों में गड़बड़ी मिली है, जिसकी रिपोर्ट मांगी गई है। उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है। मंडी के सचिव हैं और जो संबंधित SMI और MI हैं
ये लोग भी हैं, उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी जा रही है कि वास्तव में उनके द्वारा अभिलेखों का सही रखरखाव नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया ये सामने आया है, इनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है। उसके बाद संबंधित उच्च अधिकारी को इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। खटीमा दौरे पर पहुंची डीएम रंजना राजगुरु ने तहसील के साथ मंडी समिति का निरीक्षण किया। वहीं अनियमितता को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो मंडी सचिव हैं उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो शासन की पॉलिसी है उसके अनुसार काम करें। यदि उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि सभी को पता है कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि है और उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीए के पहले सेमेस्टर के नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहली मेरिट लिस्ट घोषित कर दी है, जिसमें कुल 856 कैंडिडेट्स को जगह मिली है। इन सभी कैंडिडेट्स को 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन फीस जमा कर प्रवेश लेना होगा। तो वहीं एडमिशन नहीं लेने पर खाली सीटों पर वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। वहीं हाथरस केस पर अमित शाह ने प्रशासन की कार्रवाई पर सीएम योगी की तारीफ की है। विपक्ष की सियासत पर वार करते हुए अमित शाह ने कहा कि ऐसे मामलों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अमित शाह का ये पूरा इंटरव्यू देखिए रात 9 बजे। मुझे लगता है कि देश में जैसे हाथरस का मुद्दा है, ये कोई हाथरस में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये चीज़ हाथरस में हुई हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो और भी तमाम प्रदेश हो हमारे देश में। रेप का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सिक्योरिटी का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या आपको लगता है कि देश में एक लार्जर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है? नहीं, देखिए, रिफॉर्म की जरूरियात को कोई इनकार नहीं करता, मगर आप मुझे बताइए, हाथरस में भी रेप होता है और जयपुर में भी, राजस्थान में भी होता है, टूल क्यों सिर्फ हाथरस को मिलता है? कारण क्या है? किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राजनीतिक रंग देना कितना उचित है? और अपराधी उसी दिन पकड़े गए हैं, उसी दिन तीनों अपराधियों को धर लिया गया है, जेल में है आज। असल में मुझे लगता है कि रातों रात बॉडी को वो क्रिमेशन कर देना, वो शायद वो भी जांच आयोग बिठा है जी, उसमें भी सस्पेंड भी किया, अरे कमेटी बनाई है जी, सस्पेंड किया है और अब पूरी की पूरी जांच ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है जी। मगर किसी चीज को बढ़ाकर राजनीति करना, मुझे लगता है इस प्रकार के मामलों में नहीं करना चाहिए। पर आप ये मानेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत मिसहैंडलिंग उसमें की है? इसमें थाने लेवल पर गवर्नमेंट नहीं होती है, कुछ अधिकारी होते हैं और मैं मानता हूं योगी जी ने एसआईटी बनाकर उचित ही काम किया है। जो एसआईटी इसकी डिटेल जांच करेगी, रिपोर्ट भी आएगी और कठोर कदम भी उठाए जाएंगे रिपोर्ट के अनुसार। तो पूरा इंटरव्यू आप देखिए आज रात 9 बजे। वहीं Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए Amazon के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale, live now. Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale, live now. श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। न्यूज 18 के साथ सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कहा, ये पूरा इंटरव्यू देखिए रात 9 बजे। कुछ हिंदू संगठन जो है अब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो औरंगजेब ने जो वहां मस्जिद जो बनाई थी उसको भी हटाकर वहां पर भी मंदिर बनाया जाना चाहिए। इसमें आपकी सरकार और आपकी पार्टी का क्या मतलब? हमारी सरकार का कोई रोल नहीं है, ना पार्टी की प्रतिक्रिया हो सकती है। ये कुछ संगठनों ने अपनी ओर से बात करी है और कोर्ट में गए हैं। ना कोर्ट में हम पार्टी है, ना कहीं पर भी पार्टी है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। तो राम जन्मभूमि जैसे आप लोगों ने वो किया था, इसको आगे आप सरकार या पार्टी की तरफ से? राम जन्मभूमि हमारा एजेंडा था जी, ये एजेंडा नहीं, और उसको लेकर हम सालों तक एक आंदोलन किए थे। अभी जो संगठन गए हैं वो स्वतः गए हैं और इसमें ना हम पार्टी है, ना इस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। और अब
अब बात नवरात्र की, तो आज पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। उत्तराखंड में भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मां मनसा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी दिखाई नहीं दी। शिवालय की पहाड़ियों पर विराजमान मां मनसा देवी की पूजा की जा रही है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है नैनीताल, ऋषिकेश, चंपावत और अल्मोड़ा की, जहां मंदिरों में लोग नवरात्रि की पूजा के लिए पहुंचे। हालांकि इस दौरान लोग कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए। नैनीताल में भी आप देख सकते हैं जहां श्रद्धालु मां नैना की पूजा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की है, जहां मंदिरों में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर चंपावत की है, जहां पर श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इस बुलेटिन में इतना ही और ब्रेक के बाद देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम ये देश है हमारा।